दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। ये एक बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि जैसे कि अगले महीने एग्ज़ाम है तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे इस डिलेमा में होंगे, इस कन्फ्यूज़न में होंगे कि इस साल का एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस डिलेमा को लेके कंफ्यूज भी होंगे। तो इसी डिलेमा को आज मैं ख़त्म करूँगा। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एक ओवरऑल एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा ताकि आप अपने डिसीजन को ले सकें। मेरा यहाँ पे बस ये है कि आपको जैसे सभी ऑप्शंस को दिखा देना, फिर उसके बाद आपने अपना खुद का एक डिसीजन चुनना है कि इसको देना चाहिए एग्ज़ाम इस बार या फिर नहीं देना चाहिए। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई एक एस्पिरेंट होता है, पूरे साल एफर्ट करता है, स्टार्टिंग से बहुत अच्छा एफर्ट्स करना स्टार्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे एस्पिरेंट का भी अपना मतलब वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कुछ ना सोची हुई चीज़ें उसकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जॉब को लेके कुछ इशू आ जाता है, फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी की मतलब फैमिली में ट्रबल्स आ जाती हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ जाता है, कुछ मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ एक एस्पिरेंट ने नहीं सोची होंगी वो उसकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि 2 से 3 महीना 2 से 3 महीना जो होती स्टडी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी करी, लेकिन बाद में फिर मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। क्यों? कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ और भी इश्यूज़, लेफ्ट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, कुछ और भी ट्रायंगल्स भी हो जाते हैं जिसके कारण जो स्टडी होती है वो जो आपने सोचा वो नहीं हो पाया। कहने मतलब यहाँ पे ये है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी आपने ओवरऑल एक बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है, बट सिचुएशंस ऐसी हैं कि स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस तरह की काफ़ी सारे डिलेमास में आप जो है डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे। कुछ डर अंदर में, कसौटी, कुछ चीज़ें, कशिश, इस तरह की चीज़ें आपके मन में जो भी चल रही होंगी, तो उसी चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले ये बोलूँगा कि दोस्तों कुछ बुक्स हमने माइंड मैप्स के लिए निकाल रखी हैं, इनको आप प्लीज़ अपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देख लीजिएगा, समझ आए तो लीजिएगा, ना तो नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं सिचुएशंस बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी चीज़ बताऊंगा कि अगर कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अटैम्प्ट्स के मतलब कि एग्ज़ाम फिल कर दिया है कि ठीक है नोटिफिकेशन आया और फॉर्म सबमिट कर दिया, एक तो लोगों के मन में ये होगा कि अगर भाई फॉर्म सबमिट हो गया तो अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा, अगर मैं नहीं दूं, लेट सपोज अगर मैं नहीं देता हूँ, नो होता है, तो क्या मेरा अटैम्प्ट काउंट होगा? इसका आंसर होगा नो, आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। हालांकि यूपीएससी ने रिकमेंडेशन डाल रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं उनका अटैम्प्ट काउंट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी थिंग यहाँ पे ये है कि आप ये मान के चलें कि देखिए मैंने कुछ यहाँ पे सिचुएशंस दे रखी हैं, कुछ 7 सिचुएशंस मैंने बनाई हैं। इस चीज़ को एक बारीकी से जो है चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, यूपीएससी की कट ऑफ 2000 अगर मैं 19 की बात करूँ तो 98 मार्क्स गई है। 98 मार्क्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 200 में से 98 मार्क्स आपको लाने होंगे, जब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होगा। यहाँ पे भी 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं। पहली, अगर इजी पेपर आया, काफ़ी इजी आया, जैसे 2000 हमने 16 में देखा था, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ 115 के आसपास गई थी, 115 116। अगर मॉडरेट पेपर आया तो हो सकता है आपकी कट ऑफ 106 से लेके 108 या 110 के आसपास हो सकती है। और अगर टफ पेपर आया, जिस तरह से लास्ट के 2 साल से हम एग्ज़ाम को देख रहे हैं, जैसे यूपीएससी ने अपनी काफ़ी भयंकर औकात दिखाई है, उस सिचुएशन से में जो कट ऑफ 98 टू 100 के आसपास रही है। मैं मोटा मोटा यहाँ पे एक बात बोलूँ तो आपको जो है मार्क्स जो चाहिए हैं विदाउट डूइंग अ नेगेटिव मार्किंग, कि एटलीस्ट आपको 52 टू 54 क्वेश्चंस आपको जो सही करने होंगे, जब जाके आप 108 110 के डिसेंट स्कोर पर पहुँच पाएंगे। राइट, यही सिचुएशन है। लेकिन अब क्या हो रहा है? सिचुएशन एक क्या है कि जिस सिचुएशन में आपको स्किप करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपने सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, कि ठीक है पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते जा रहे हैं, एक रीडिंग हुई है, सेकंड रीडिंग में लाले लगे पड़े हैं, इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, और इवन आपकी एज 25 साल से कम है। अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो बॉस आप स्किप करने के चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप स्किप कर दो, आपको यहाँ पे घाटा नहीं होगा। क्वेश्चन है क्यों? देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब आपको पता है कि आपके चांसेस श्योर नहीं हैं, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो रिपीटर्स बैठते हैं, जो 3-3 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो 4-4 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस दे रहे हैं कितनी बार, और ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो 10th या 12th क्लास से स्टडी कर रहे हैं, उनका आप उनको मतलब आप उनको बीट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में कोई बात नहीं, आपने सोचा अच्छा है सिविल सर्विस को, अगले साल आए, अच्छे से आए, शायद हो सकता है इस साल आपकी सिचुएशन आपके साथ नहीं हो,
कभी कोविड का भी सिचुएशंस है, कुछ और भी सिचुएशंस हैं, कुछ जो आपने सोचा वो नहीं हो पाया, तो बेटर है इस सिचुएशन को आप जो है स्किप कर सकते हैं। अगेन ये मेरा अपना खुद का ये डिसीजन है, आपका क्या डिसीजन होगा ये आपको सोचना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, मॉडल्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो हेल्प लेने में आपको आसानी हो। सेकेंड सिचुएशंस ये हो सकती है, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, स्टिल डिड नॉट कॉप द सिलेबस एंड यू आर श्योर कि मुश्किल होगा, और आपकी एज जो है 25 साल से ऊपर है। ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि जनरल कैटेगरी को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी कैटेगरी को 7 अटैम्प्ट मिलते हैं, और एसटी और एससी को अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं टिल उनका जो एज का रिजर्वेशन होता है वहाँ तक। अभी सिचुएशन में ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपकी एज मोर देन 25 है, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। क्यों? 32 तो लास्ट ही एज है ना। तो उस सिचुएशन में तो आप ऑलरेडी आपका अनएलिजिबल हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे? फिर उस केस में आपको जो है एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं दोगे तो भी घाटा है। क्यों? एटलीस्ट दोगे तो एटलीस्ट यू विल गेट एक्सपीरियंस। पता है कोई बात नहीं, एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हुई, लेकिन एज फैक्टर भी तो आ जाता है ना, तो जिसके कारण आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है, द मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन मैं बोलता हूँ इसको। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट स्कोर बहुत लो जा रहा है, यानी कि मान के चलें 20 to 70 के बीच में। ध्यान से समझिएगा, 20 to 70 फुल मॉक टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। वो एस्पिरेंट्स जिनका फुल मॉक टेस्ट में 20 से लेके 70 के बीच में आ रहा है। देखो 20, 30, 40 वाले तो सोच ही नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ 60 to 70 वालों की। तो इस सिचुएशन में आप जो है स्किप कर सकते हैं इफ़ आपकी जो एज है लेस देन 25 साल है। अगर आप 25 साल से ज़्यादा तो फिर तो आपको एग्ज़ाम देना ही है, वो तो एक अलग सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है और आपको लगता है कि मेरे पास मैं बेटर अटैम्प्ट कर सकता हूँ अगले साल, तो बेटर है इस सिचुएशन में आप जो है स्कोर मतलब कि आप जो है स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या बन सकती है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको स्कोर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 80 के आसपास हर एक टेस्ट में आ रहा है, 90 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है। इस सिचुएशन में आप जो है अटैम्प्ट्स को देख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 80 वाले 110 तक चले जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी के हिसाब से आता है। जो कोचिंग वाले संस्था हैं वो अपने हिसाब से करंट अफेयर बनाते हैं, बे हाथ पैर के करंट अफेयर होते हैं उनके। तो उस सिचुएशन में करके जिनके 80 प्लस हैं, इवन मैं बोलूँ तो 78 प्लस भी हैं, तो वो एटलीस्ट दे कैन थिंक अबाउट द यूपीएससी एग्ज़ाम। प्लीज़ दें, कोई बात नहीं। अगर 78 भी आ रहा है तो इससे डिसेंट स्कोर। और स्कोर्स के पीछे बिल्कुल ना भागे, हमेशा लर्निंग प्रोसेस के पीछे भागे कि उस एग्ज़ाम से आपने क्या सीखा। अगर आप कोई अटैम्प्ट देते हैं, मान लीजिए आपने कोई 100 क्वेश्चंस लगाए, तो कभी ये मत देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जो सही क्वेश्चन उनको कभी मत पढ़ो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको पढ़ो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, उससे लर्न करो। उसका हो सके तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ और बाद में उसको अपने एक रेफरेंस के लिए रखो, तो ये अगली बार से आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिचुएशन 4 में दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल द नेगेटिव स्कोर। बहुत बड़ा ब्लंडर है, और यहाँ पे भी मान के चलें काफ़ी जनता यहाँ पे आके फंसती है। अगर एस्पिरेंट्स की मैं बात करूँ, कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन के लिए 60 सही है, 40 गलत है, तो भी कहानी ख़त्म है आपकी, क्योंकि 40 रॉन्ग है ना। 40 रॉन्ग का मतलब यहाँ पे वो 6.66 इंटू 4, तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 26 मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए हैं। 120 में से 60 आपके 26 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपका वहीं पे आपकी जो कहानी होती है 94 के आसपास आ जाती है। तो ये सिचुएशन भी सही नहीं है कि अगर आपके 40 गलत हो रहे हैं तो भी सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। वहीं पे अगर आपके 50 सही हैं, 40 गलत हो रहे हैं, 10 आपने मान लो छोड़ भी दिए, तो भी सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव स्कोर को टैकल नहीं कर पा रहे हो। या तो एक सिचुएशन कि आप स्किपिंग करना स्टार्ट करो, कि अगर आपके 50 क्वेश्चन ही सही हों, 40 अगर आप छोड़ दो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपके रॉन्ग अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप जो है छोड़ने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपके पास अटैम्प्ट्स हैं तो आप इस केस के अंदर भी जो है आप अपने एग्ज़ाम को मतलब कि स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये आ सकती है कि अगर आपको लगता है इफ़ यू आर रेडी फॉर द प्रीलिम्स, आपका जहाज रेडी है प्रीलिम्स के लिए, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट के 4 से 5 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है प्रीलिम्स को लेके, आप मतलब कि आपने फॉर्म भरा, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने ऑप्शन सब्जेक्ट को टच नहीं किया है, एथिक्स को टच नहीं किया है, तो बेटर है स्किप कर दो। क्वेश्चन होगा वाई का रीज़न यहाँ पे ये है कि प्रीलिम्स को उखाड़ने के बाद सिर्फ आपके पास हार्डली कुछ 90 डेज़ के आसपास होंगे, और 3 मंथ्स में ऑप्शनल को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इवन अगर आप मैथिली भी लेंगे तो भी उसमें 3, साढ़े 3, 4 महीने लगते हैं कोर्स कंप्लीट होने में, और फिर इसके बाद
प्रीवियस ईयर पेपर है, आंसर राइटिंग है, और साल में और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? तो उस सिचुएशन के अंदर आपको मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर आपका प्रीलिम्स जहाज अगर आपका रेडी भी है तो और आपने ऑप्शन तैयार नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इज बेटर टू स्किप इट। नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है कि इफ़ यू हैव कवर 50% ऑप्शनल, 50%, इवन कह सकता हूँ 50% के आसपास, 45 to 50% के आसपास आपने ऑप्शन कवर कर लिया है और आपने कोई भी आंसर राइटिंग भी कुछ नहीं करी है, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। क्यों? ऑलरेडी आपने 50% आपने एटलीस्ट पेपर 1 जो है आपने कवर कर रखा है, पेपर 2 करना होता है, तो उस सिचुएशन में आप जो है एग्ज़ाम यहाँ पे अच्छे से दे सकते हो और यहाँ पे प्रिपरेशन करी जा सकती है। मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स आपका रेडी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें तो इफ़ यू आर ए फ्रेशर एंड यू आर नॉट एबल टू गेट सर्टिफिकेट फॉर द फाइनल ईयर। कभी कभी क्या होता है कि फ्रेशर्स होते हैं लेकिन उनको लगता है कि उनका सर्टिफिकेट, ध्यान से समझिएगा, आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट जैसे वो नवंबर तक नहीं आ पाएगा, इस साल के नवंबर तक, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये अक्टूबर में एग्ज़ाम है, आई थिंक मेरे हिसाब से नवंबर के आसपास ये मतलब कि फाइनल रिजल्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा और उसी के 15 दिन के तक आपको जो नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आता है, मींस आपकी मार्कशीट अलॉटेड नहीं होती है, यानी कि आप पास हैं या फेल हैं, फाइनल ईयर की डिग्री एक अलग कंसेप्ट है। मार्क्स आपके आए नहीं आए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आए तो फिर बेटर है कि स्किप कर दो। आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी नवंबर तक रिजल्ट नहीं निकाल पाएगी तो बेटर है स्किप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंस के अंदर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है, जो डिग्री की जो मार्कशीट वो आपको लगानी होती है। भले आपको डिग्री का सर्टिफिकेट हो ना हो, एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन पासिंग मार्क्स की जो डिग्री है, पासिंग जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तो जिस वजह से भी आपको दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। सिचुएशन 8 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये है कि देखो दोस्तों, इफ़ यू बिलोंग्स टू SC/ST कैटेगरी, बेझिझक हो गए एग्ज़ाम दो, कोई इशू नहीं है। बाय एज आपको गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट एक्सपीरियंस। आप ये मत सोचें कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, बी पॉजिटिव रहें। मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिकली अगर बात करूँ तो बेसिकली जनरल कैंडिडेट्स की बात करूँ जिनके पास 6 अटैम्प्ट होते हैं, तो उस केस के अंदर मैंने ये जस्ट मेरा छोटा सा इनपुट था। आई होप आपको कुछ वीडियो समझ आई होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।